जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए एक दावेदार क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने इस वीडियो में आपके एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट और चुनिंदा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने इसमें शामिल किया गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर भी एसएससी जीडी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी इस मैराथन क्लास में जो है आपको जो है बहुत अधिकांश क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में मिलने वाले हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा आपके कब से 4 फरवरी से एग्जाम चालू है और मात्र आपके कुछ ही टाइम आपके पास बचा है, जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है। आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कहां से आपसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है जो आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन सीधा देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो में एक एक क्वेश्चन के साथ हमने उसके इम्पोर्टेंट उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों पर हमने डिस्कस में आपकी बात की गई है, जो आपकी एसएससी जीडी के साथ साथ रेलवे एग्जाम के लिए सभी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय भाषा के रूप में मानी जाने वाली प्रथम भाषा कौन सी थी। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शास्त्रीय भाषा के रूप में मानी जाने वाली प्रथम भाषा कौन सी थी। तो प्रथम भाषा कौन सी थी? आपकी तमिल जो थी प्रथम भाषा थी। कौन सी भाषा थी? तमिल आपकी प्रथम भाषा थी। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। तो भाषा से संबंधित जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब हम इसमें बताने वाले हैं। जैसे वर्तमान में जो आपकी शास्त्रीय भाषा हो चुकी हैं, आपकी 11 शास्त्रीय भाषा हो चुकी हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, पहली कौन सी भाषा थी? तमिल थी, 2004 में जोड़ी गई। दूसरी भाषा आपकी संस्कृत थी, 2005 से जोड़ी गई। तीसरी भाषा आपकी तेलुगु थी, 2008 से जोड़ी गई। आपकी चौथी भाषा आपकी कन्नड़ थी, 2008 में जोड़ी गई। पांचवी भाषा आपकी मलयालम थी, 2013 में जोड़ी गई। उड़िया भाषा आपकी 2014 में जोड़ी गई। बात करते हैं कुछ आपकी 5 नई भाषा जोड़ी थी जिनको पता होना चाहिए। आपकी वर्तमान में जो 11 इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई है। आपकी ये संशोधन कब हुआ था? तो 4 अक्टूबर 2024 को आपकी जो है 5 नई शास्त्रीय भाषा और जोड़ दी गई हैं। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो पहली देखेंगे, आपकी पहली कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? आपकी मराठी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? पहली जो भाषा आपकी जोड़ी गई थी, आपको ध्यान रखना है, मराठी भाषा इसमें जोड़ दी गई। दूसरी आपकी प्राकृत भाषा इसमें जोड़ दी गई। कौन सी भाषा जोड़ दी गई? प्राकृत इसमें भाषा जोड़ दी गई। तीसरी भाषा कौन सी जोड़ दी गई? आपकी इसमें तीसरी भाषा जो जोड़ी गई आपकी बांग्ला जोड़ी गई। बांग्ला को इसमें शामिल कर दिया गया। और जो इसमें आपकी असमिया को शामिल कर दिया गया। किसे शामिल कर दिया गया? असमिया को शामिल कर दिया गया। और एक भाषा और कौन सी है? एक बताइएगा। एक भाषा और जो इसमें जोड़ी गई, आपको उस भाषा के बारे में पता होना चाहिए। एक भाषा हो जाएगी आपकी पाली भाषा को भी आपका शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? आपकी 11 हो चुकी है। पहली कौन सी भाषा थी? आपकी तमिल भाषा थी। और जो एसएससी जीडी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का जिक्र है? तो भारतीय संविधान में कुल आपकी 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें जो मूल संविधान था, मूल संविधान में आपका 14 भाषाओं का जिक्र था। तो क्वेश्चन एसएससी जीडी में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है? तो 22 भाषाओं का जिक्र है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र था, तो मूल संविधान में आपका 24 भाषाओं का जिक्र था। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है? अनुसूची 8 में शामिल किया गया है। और भाषाओं से संबंधित आपका कौन सा भाग है भारतीय संविधान का? भाग 17 आपका संबंधित हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और एक क्वेश्चन जो आपसे बहुत दावेदार क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओडिशा, जो आपकी पहले जो भाषा होया करती थी, एक आपका ओडिशा भाषा होया करती थी। इसके बाद जो किया गया था, इसे उड़िया किया गया। क्या किया गया? उड़िया किया गया। तो उड़िया कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उड़िया जो किया गया था आपका 96वां संविधान संशोधन 2010 में आपका इसे उड़िया किया गया था।
तो ये आपके इतने क्वेश्चन हैं जो आपके भारतीय संविधान में आपके एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो सकते हैं। आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि उसी के साथ साथ आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। आरपीएफ किसके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट होंगे, आपके ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और सभी वनडे एग्जाम के लिए भी चुनिंदा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें आपके हमने ऐसे रहे जो आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, बल्कि आपकी परीक्षा एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार इस वीडियो को मेरे कहने से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए गए। एक बार इस मैराथन क्लास को आप पूरा देख लीजिएगा। यहाँ से सभी क्वेश्चन जो है, अधिकांश क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में देखने को मिल जाएंगे और इसी वीडियो में जो है आपका जीके जीएस का टॉपिक कवर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो एसएससी जीडी में यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनता है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा गया है कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर। तो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपका चीन है। खनिजों से रिलेटिव एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एसएससी जीडी का फेवरेट टॉपिक है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के साथ साथ एनटीपीसी के लिए भी आपके दावेदार होने वाला है। तो देखते हैं प्रमुख उत्पाद और उनके विश्व में और भारत में स्थानों के बारे में। तो आपका पहला दिया गया है कि कोयला। तो कोयला जो सर्वाधिक पाया जाता है विश्व में, तो सर्वाधिक आपका चीन में पाया जाता है। और यहीं पर बात करें सर्वाधिक आपका भारत में कहाँ पर पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना। हीरे की बात करें, हीरा जो सर्वाधिक पाया जाता है आपका रूस में पाया जाता है। और यहीं पर बात करें भारत की, तो भारत में सर्वाधिक हीरा आपका कहाँ पर पाया जाता है, आपका मध्य प्रदेश में आपका पाया जाता है। तांबे की बात कर लें, तो तांबा जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, तांबा जो सर्वाधिक आपका पाया जाता है, वह आपका चिली में पाया जाता है। चिली में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। और मध्य भारत की बात करें, भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। यहीं पर लोहे अयस्क की बात करें, तो लोहे अयस्क सर्वाधिक पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और भारत में आपका उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक लोहे अयस्क पाया जाता है। चांदी की बात कर लें, तो चांदी जो सर्वाधिक पाई जाती है आपकी मैक्सिको में पाई जाती है। और भारत की बात कर लें, तो राजस्थान में चांदी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। यहीं पर देखते हैं बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट सर्वाधिक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और आपका उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक आपका बॉक्साइट देखने को मिलता है। मैग्नीशियम की बात करें, आपका दक्षिण अफ्रीकी हो जाता है। और आपकी भारत में बात करें, मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। तो ये कुछ आपके चुनिंदा फैक्ट थे, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है और एसएससी जीडी के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। एसएससी जीडी 2025, एनटीपीसी और आपका जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी दावेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंट रेखा का निर्धारण किस गवर्नर जनरल के दौरान किया गया। तो एसएससी जीडी में गवर्नर जनरल से रिलेटिव भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लेड्स डाउन ने किया था, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके गवर्नर जनरलों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया जा सके कि रेवेन्यू की शुरुआत किसने की थी, तो रेवेन्यू की शुरुआत आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स ने आपकी रेवेन्यू की शुरुआत की थी। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए फौजदारी की शुरुआत किसने की, आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही फौजदारी की शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका एसएससी जो है आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, स्थायी भूमि बंदोबस्त। स्थायी भूमि बंदोबस्त की स्थापना आपकी जो शुरुआत की आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, आपको पता होना चाहिए। सहायक संधि की शुरुआत आपकी बेले जली ने की, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सती प्रथा का अंत किसने किया, तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट किसके द्वारा आया था, तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड रिपन द्वारा आया। बंगाल का विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। पृथक निर्वाचन आयोग क्षेत्र की व्यवस्था आपकी मिंटो ने की। और गांधी जी इरविन समझौता आपका इरविन के साथ हुआ था। तो ये भी कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन होने वाले थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हबीबगंज रेलवे भोपाल का नाम
हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल का नाम बदलकर कर दिया गया। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम बदलकर आपका महेश नगर रेलवे स्टेशन, कौन सा? महेश नगर रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर कर दिया गया। यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाता है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों के बारे में जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाते हैं, सेलेक्टेड हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे बात करें भोपाल मेट्रो स्टेशन की, तो भोपाल मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर आपका राजा भोज मेट्रो स्टेशन भोपाल आपका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया। कांडला बंदरगाह की बात करें तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर आपका दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। वहीं पर आपका महाराष्ट्र और आपका गावाद हाईवे आपका हवाई अड्डे का नाम बदलकर आपका छत्रपति आपका संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया। आपका नौगढ़ रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपका नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आपका सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया। फैजाबाद आपका रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आपका सिद्धा आपका ऋण आपका स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मध्य प्रदेश का आपका होशंगाबाद शहर का आपका नर्मदापुरम इसका नाम बदल दिया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आपका वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से इसको जाना गया। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके रेलवे स्टेशन दिए गए थे जिनके नाम बदले गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इन क्वेश्चनों के बारे में और अधिक डिटेल्स में जानकारी पाना चाहते हो तो वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको आपकी हर प्रैक्टिस सेट और हर क्वेश्चनों की जो है आपको पीडीएफ दी जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और स्टडी अड्डा आरके के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे ही चैनल का लोगो लगा हुआ है, तो हमारे चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाले आपका पहला देश कौन सा है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया फुटबॉल विश्व कप, तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है? तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश आपका उरुग्वे है। कौन सा है? उरुग्वे है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं देश यानी विश्व में प्रथम के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन से हैं आपके? तो शेरपा तेनजिन जो हैं आपके माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति आपका रॉबर्ट पेरी है। 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है और 2019 आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन हो जाता है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति की बात करें तो आपका एडमंड्स हो जाएंगे। और दुनिया का सबसे पहला धर्म कौन सा हो जाता है? तो हिंदू धर्म जो है दुनिया का सबसे पहला धर्म माना जाता है। बात करें पुस्तक छापने वाला प्रथम देश, तो पुस्तक छापने वाला प्रथम देश आपका चीन है। एसएससी CHSL आपका 2022-23 वाले एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, चीन पहुंचने वाला पहला राष्ट्रीय यूरोपीय, तो चीन पहुंचने वाला पहला राष्ट्रीय यूरोपीय कौन था? तो आपका मार्को पोलो था। हवाई जहाज उड़ाने वाला पहला व्यक्ति आपका रॉबर्ट ब्रदर्स था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो सिकंदर महान था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए भी गोल्डन हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात करें मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने वाला पहला देश, तो आपका मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने वाला पहला देश जो था आपका अमेरिका था। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील भारत के किस राज्य से मेल खाती है? तो क्वेश्चन पूछा गया है पुष्कर झील भारत के किस राज्य से मेल खाती है? तो बात करें पुष्कर झील की, तो पुष्कर झील जो है आपकी भारत के राजस्थान राज्य से मेल खाती है।
राजस्थान राज्य आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे अक्सर बने गए हैं और आपसे रेलवे एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसे पहला है आपका बुलर झील। तो बुलर झील जो है आपका बांदीपोरा आपका जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहाँ पर स्थित है? तो बुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस बल झील की बात करें तो आपका गंदरबल आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। रामगढ़ झील बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जयपुर राजस्थान में आपकी रामगढ़ झील है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड आपके लिए होने वाली है। कांजली आदि और भूमि झील की बात करें तो आपका कपूरथला पंजाब में हो जाएगा। आपका शिवाजी सागर झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, दावेदार है आपका सतारा महाराष्ट्र। शिवाजी सागर झील बहुत ज़्यादा गोल्डन है आपके लिए। शिवाजी आपकी सतारा झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, महाराष्ट्र में आपकी स्थित है। उमियम झील शिलोंग मेघालय में स्थित है। सेंकी झील आपकी बेंगलुरु कर्नाटक में है और आपके लिए दावेदार भी है। आपका सेंकी झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बेमनाड झील की बात करें, बेमनाड झील आपकी केरल में स्थित है। चिल्का झील आपकी पूरी उड़ीसा में आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइकिल के खोजकर्ता हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइकिल के खोजकर्ता, तो बताइएगा साइकिल के खोजकर्ता आपके कौन होंगे? तो मेक मिलन ने जो की थी आपकी साइकिल की खोज की थी। ए विकल्प में आपको मेक मिलन दिया गया है। पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खोजकर्ता, जैसे एडिंग मशीन। तो एडिंग मशीन की खोज किसने की? आपकी पास्कल ने की। वायुयान की खोज किसने की? आपकी राइट बंधु ने की थी। विद्युत की खोज किसने की थी? आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विद्युत की खोज, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत की खोज आपकी किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन ने की थी। डायनामाइट की खोज की बात करें तो अल्फ्रेड नोबल ने की थी। डायनेमो की बात करें तो आइका माइकल फेराडे ने की थी। ये भी आपके लिए गोल्डन होने वाला है। कंप्यूटर की बात करें, आपके चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। रक्त समूह की बात करें तो आपका लेड स्टिंग ने आपकी क्या की थी? रक्त समूह की खोज की थी। परमाणु बम की खोज बात करें तो आपके जूरियल रॉबर्ट आपका इमेरन ने आपकी परमाणु बम की खोज की थी। और अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल्स पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हमने इससे भी ज़्यादा डिटेल्स आपको दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र ने लिखा, यानी अर्थशास्त्र जो रचना थी आपकी किसने लिखी? ये क्वेश्चन भी आपके लिए दावेदार हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपकी कुछ महत्वपूर्ण ऐसी पुस्तकें हैं, लगभग 10 से 12, जो आपसे बार बार क्वेश्चनों में रिपीट होती है। और अगर आप इन पुस्तकों को कवर कर लेते हो तो आपकी परीक्षा में यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है अर्थशास्त्र ने लिखा था, तो अर्थशास्त्र मेरे प्यारे साथियों आपका चाणक्य ने लिखा था। पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जो आपसे बार बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं और आपके लिए सेलेक्टेड है। जैसे पहली है आपकी हितोपदेश। तो हितोपदेश जो रचना थी आपकी, हितोपदेश जो पुस्तक है किसने लिखी? आपकी हितोपदेश आपके नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है। शाहनामा की बात करें, शाहनामा आपकी फिरदौसी की हो जाएगी और 2021 एनटीपीसी में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र जो लिखी थी मेरे प्यारे साथियों आपकी भरत मुनि ने लिखी थी। हुमायूं नामा की यहीं पर बात कर लेते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक किसकी है? तो हुमायूं नामा आपकी गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं आपके चाणक्य हो जाएंगे। हरिश्चरित्र की बात करें तो हरिश्चरित्र के लेखक आपके बाणभट्ट हो जाते हैं। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है आपकी पाणिनि ने लिखी थी और बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछी जाती है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे। बीजक आपको सभी को पता होगा कबीर हो जाते हैं और पद्मावती आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपको परीक्षा में देखने को मिलती है। गोरा की बात करें तो गोरा जो लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। पंचतंत्र पुस्तक आपके विष्णु शर्मा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, आप इसे नोट करेंगे। अगला है आपका कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है श्री भद्रम आपका भगत, तो आपकी वेदव्यास द्वारा लिखी गई। और आपकी प्रयाग प्रेस आपकी सांस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको आरपीएफ
एसआई 2019 में देखने को मिला था। उसके बाद आरपीएफ आपका कांस्टेबल में जो आपका 2019 को हुआ था उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2022 वाले एग्जाम ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद फिर रिपीट 2024 एसआई में आपका आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कहाँ पर है तो ये जो लिखी थी आपकी हरिशेण द्वारा लिखी गई थी। बात करें आपका मालती माधव की, तो मालती माधव जो लिखी गई आपकी भूवती द्वारा। आइन ए अकबरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आइन ए अकबरी आपकी अबुल फजल द्वारा लिखी गई। बात करते हैं कथा सरित सागर की, तो कथा सरित सागर आपकी सोमदेव द्वारा लिखी गई। विक्रमा आपका देव चरित्रम की किसकी लिखी, तो ये आपकी बिल्हड़ ने लिखी। कामसूत्र की बात करें, कामसूत्र के लेखक आपके बादशाहन हो जाएंगे और आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से जल्दी, वरना आपको पीडीएफ तो क्वेश्चन है। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों हम इसमें आपके 14 ऐसे दिवस बताएंगे जो आपसे आरआरबी एनटीपीसी, आपके ग्रुप डी एंड आपका जो हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल और मेरे प्यारे साथियों एसएससी जीडी के लिए सभी के लिए गोल्डन है। और ये बहुत ज़्यादा आपसे दिवस पूछे जाते हैं। 14 के 14 दिवस आपके लिए गोल्डन इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाले हैं, तो इन दिवसों को एक बार जरूर देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारत का संविधान दिवस, तो संविधान दिवस जो बनाया जाता है 26 नवंबर को बनाया जाता है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। देखते हैं उन 14 दिवसों को। पहला है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, बहुत ज़्यादा गोल्डन है आपके लिए। पहला दिवस आपके लिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब बनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 22 जनवरी को। 22 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है, आपको पता होगा। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन हो जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब बनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। बात करें विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा गोल्डन आपके लिए हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें, विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को बनाया जाता है। आपका विश्व पुस्तक एवं आपका कॉपीराइट दिवस आपका 23 अप्रैल को बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा गोल्डन आपके लिए ये दिवस होने वाला है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका 18 मई को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया जाता है और इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। अगला है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, आपका 5 जून को बनाया जाता है और सभी को पता होगा इसके बारे में। छत्तीसगढ़ आपका रीजनल आपका साइटिंग सेंटर दिवस 13 मई को आपका जुलाई को बनाया जाता है। राष्ट्रीय रोमांटिक सेंटिंग दिवस आपका जो बनाया जाता है 12 अगस्त को बनाया जाता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। बात करें विश्व ओजोन दिवस की, तो विश्व ओजोन दिवस आपका जो बनाया जाता है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है। बात करें विश्व पशु दिवस की, तो विश्व पशु दिवस मेरे प्यारे साथियों आपका 4 अक्टूबर को बनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें आपका 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये 14 के 14 दिवस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन भी हो जाते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, तो ई रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक माना जाता है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटिव इनसे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला दिया है आपका उत्प्लावकता का नियम, तो उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था, तो उत्प्लावकता का जो नियम दिया था मेरे प्यारे साथियों आपका आर्किमिडीज द्वारा उत्प्लावकता का नियम दिया गया था और आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। अगला है आपका उत्तोलक का नियम, तो उत्तोलक का नियम किसने दिया था, ये भी आपका आर्किमिडीज ने ही आपका उत्तोलक का नियम दिया। उत्प्लावकता का नियम भी आपका आर्किमिडीज ने ही दिया था। जड़त्व के नियम की बात करें, जड़त्व का नियम आपका गैलीलियो आपने दिया था, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा जड़त्व का नियम।
ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपने किसने दिया था? तो क्रिस्टियन हाइगेंस ने दिया था और आपके लिए आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टेलीविजन की खोज किसने की थी? तो J.L. बेयर्ड ने की थी। पेट्रोल चलित कार, तो पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल बेबेज द्वारा पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किया गया। थर्मामीटर थर्मास्कोप की खोज आपकी गैलीलियो ने की। विद्युत चुंबकीय तरंग आपकी हेनरिक आपका रूडेल्स हर्ट्ज हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आपका माइकल फैराडे ने दिया था। बात करें चेचक के टीके की खोज आपकी 1996 में, वो 1796 में की गई और एडवर्ड जेनर ने आपकी चेचक के टीके की खोज की थी। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन इम्पोर्टेंट है। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन, तो विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था आपका चार्ल्स डार्विन द्वारा। चार्ल्स डार्विन द्वारा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। बात है अगला क्वेश्चन है आपका दूरबीन की खोज आपकी जो की थी गैलीलियो ने की थी और 1609 में दूरबीन की खोज की गई। टाइपराइटर की बात करें, टाइपराइटर की खोज आपकी 1867 में की गई सोल्च द्वारा। रेडियो की खोज की बात करें आपका मार्कोनी ने आपकी रेडियो की खोज की गई और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रेडियो की खोज किसने की? आपकी मार्कोनी ने की। सेफ्टी लैम्प की खोज आपकी डेवी ने की, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। गैस इंजन की बात करें, गैस इंजन की खोज आपकी डेमलर ने की। डायनामाइट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका अल्फ्रेड आपका बरोंडे नोबेल ने की थी और डायनेमो की आपकी माइकल फैराडे ने की थी। तो ये सभी के सभी जो हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल्डन और सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड थे, इम्पोर्टेंट थे, गोल्डन थे, जहाँ से आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। हाल ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर आपको क्या है, हमारी PDF प्रोवाइड की जाएगी और आपको सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं। अगर आप इन फैक्टों को कवर कर लेते हो तो आपका GK GS का स्कोर बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में बढ़ने वाला है और बहुत ही ज़्यादा आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भेजेंगे, क्योंकि आपको इस काम को करने में कोई भी किसी प्रकार का इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ आज वीडियो होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी SSC GD या आप RPF कांस्टेबल या NTPC की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है आपका मेली मजलिस नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? तो क्वेश्चन पूछा गया है मेली मजलिस। तो मेली मजलिस जो है आपकी किस देश की संसद का नाम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात करें मेली मजलिस की, तो मेली मजलिस जो है मेरे प्यारे साथियों आपका अजरबैजान, कहाँ का? अजरबैजान देश की संसद का नाम है अजरबैजान। आपको ए विकल्प में दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी संसदों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। जैसे पहला बात करें तो पहला है आपका अफगानिस्तान। बात करें अफगानिस्तान की संसद, तो अफगानिस्तान की संसद को जो जाना जाता है उसको शोरा नाम दिया गया है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अल्बानिया की बात करें तो अल्बानिया की संसद को पीपल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया की संसद को नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से अल्जीरिया की संसद को जाना जाता है। NTPC 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एंडोरा की बात करें तो एंडोरा को जनरल काउंसिलिंग के नाम से जाना जाता है।
आपका अंगोला की संसद आपकी जो जानी जाती है नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा जा चुका है। बात करें अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की संसद आपकी नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया की संसद की बात करें तो आपका फेडरेशन पार्लियामेंट के नाम से ऑस्ट्रेलिया की संसद को जाना जाता है और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला। ऑस्ट्रिया की बात करें तो नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन दावेदार और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। और अगर आप इससे भी अधिक देशों की संसद आप जानना चाहते हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, इससे भी अधिक जो है अपनी देश, आपकी जो देश है उनकी संसदों के नाम को याद कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर दिया गया है। टेलीग्राम पर जाकर हमारे सभी जो है इंपॉर्टेंट जीके जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, इनसे भी अधिक अधिक। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक भी हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। आपको पीडीएफ भी आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको पीडीएफ दी गई है, तो जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन। तो कान और उससे संबंधित रोगों के अगर हम अध्ययन की बात करें तो आपका ओटोलॉजी, ओटोलॉजी जो है कान और उससे संबंधित आपके रोगों का अध्ययन कहलाता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका कीटों का अध्ययन। तो बात करें कीटों के अध्ययन की, तो कीटों का अध्ययन जो कहलाता है वह आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है, बात करें हम तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, तो न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो कहलाता है आपका तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है। बात करें वंशानुगत विषयों से संबंधित का अध्ययन, तो आपका जेनेटिक्स कहलाता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा दावेदार हो जाएगा। अगला है आपका रोगों के कारकों का अध्ययन। तो रोगों के कारकों का अध्ययन आपका एंटियोलॉजी कहलाता है, आपका पता होना चाहिए। रोगों के कारकों का अध्ययन आपका एंटियोलॉजी, इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन आपका ओटोलॉजी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। और बात करें पृथ्वी की संरचना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी की संरचना का अध्ययन। तो जियोलॉजी के नाम से पृथ्वी की संरचना के अध्ययन को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। गुर्दे से संबंधित अध्ययन की बात करें तो आपका नेफ्रोलॉजी कहलाता है और बहुत ज़्यादा मोस्ट आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। बात करें पक्षियों का अध्ययन, तो मेरे प्यारे साथियों, पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्नियोथोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन आपका पेलियोटोलॉजी आपका जो कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी अध्ययन जो हैं आपके लिए सेलेक्टेड महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन आपसे अभी तक आपकी परीक्षा में बने हैं और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को सूचना देने आदि से संबंधित में प्रधानमंत्री के कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि राष्ट्रपति को सूचना देने, राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंधित आपके जो कर्तव्य हैं, आपके प्रधानमंत्री के कर्तव्य भारत के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में दिए गए हैं, आपके अनुच्छेद आपका 78, अनुच्छेद 78 आपको सी विकल्प में दिया गया है। अनुच्छेद 78 में ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री आपका राष्ट्रपति को सूचना दे, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है, और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन भी है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल 52।
आर्टिकल 52 की बात करें तो आपका आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है, तो आपका अनुच्छेद 52 जो हो जाता है आपका भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख आपका आर्टिकल 52 में दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में क्या है, तो संघ की कार्यकारी शक्ति। संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वह आपकी आर्टिकल अनुच्छेद आपकी 53 में है। संघ की कार्यकारी शक्ति आपकी राष्ट्रपति में निहित होगी। बात करें अनुच्छेद 54 में, तो अनुच्छेद 54 में जो दिया गया है आपका राष्ट्रपति का चुनाव आपका अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अनुच्छेद 59 की बात करें तो अनुच्छेद 59 में आपके राष्ट्रपति की शर्तें दी गई हैं आपको अनुच्छेद 59 में। और आपका अनुच्छेद 61 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आपकी किस में है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है आपकी अनुच्छेद 61 में आपको दी गई है। अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति का विवरण आपका अनुच्छेद 63 में। 64 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का आपका पदेन अध्यक्ष होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और अनुच्छेद 66 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति आपकी अनुच्छेद 72 में आपको मिल जाती है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में जो दिया गया है आपका राष्ट्रपति को आपका सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो विवरण है वह आपका अनुच्छेद आपका 74 में है। अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 में आपको भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आपकी जो है अनुच्छेद 76 में है। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके लिए अनुच्छेद आर्टिकल आपका 76 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दावेदार होगा। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। अगला है आपका अनुच्छेद आपका 79, तो संसद के गठन का उल्लेख। संसद के गठन का उल्लेख आपका 79 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 80 की, तो अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा का उल्लेख आपका अनुच्छेद 80 में आपको दिया गया है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा का उल्लेख आपका अनुच्छेद 81 में है। 83 की बात कर लेते हैं तो संसद के आपके सदनों की अवधि जो है आपकी 83 में है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद में आपका अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद आपका 86 में है। 87 में जो दिया गया है आपका राष्ट्रपति द्वारा विशेष आपके अभिभाषण, राष्ट्रपति द्वारा आपके विशेष अभिभाषण जो दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों वह आपके अनुच्छेद आपका 87 में दिए गए हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जिनसे संबंधित आपको डिटेल्स पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रेलवे में हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी जो आपके अनुच्छेद थे बहुत ज़्यादा मोस्ट आपके थे, इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाले थे। और मेरे प्यारे साथियों आपको इससे भी अधिक आर्टिकल जो हैं सभी लगभग आपके 1 से लेकर आपका लगभग 100 तक हमने आर्टिकल घेर दिए हैं। और सभी जो हैं आपके जो आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के भी हम टेलीग्राम चैनल पर घेरेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और सभी प्रकार की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाती हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन और चैनल को आपका वीडियो को डाउनलोड करना बनता है। अगली बात करें, अगला है आपका जलापुट बांध भारतीय किस नदी पर आपका बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका जलापुट बांध, एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला था। क्वेश्चन है आपका जलापुट बांध। तो बात करें जलापुट बांध की तो मेरे प्यारे साथियों जलापुट बांध जो बना हुआ है आपका गोदावरी नदी पर, कहाँ पर बना हुआ है, गोदावरी नदी पर बना हुआ है। गोदावरी नदी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, गोदावरी नदी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बांध, सेलेक्टेड बांध जो आपसे एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आपका ग्रुप डी, रेलवे एग्जाम में, आरआरबी में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला है आपका नागार्जुन बांध। बात करें नागार्जुन बांध की तो नागार्जुन बांध आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आपका सोमशिला बांध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका पेन्ना नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी आपका 2021 आरआरबी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निजाम आपका सागर बांध की बात करें, निजाम सागर आपका मंजीरा नदी पर बना है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। श्रीशैलम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, श्रीशैलम आपका कृष्णा नदी पर बना है, आपको ध्यान रखना है।
बात करें कल्याणी बांध की, तो कल्याणी बांध आपका आपकी स्वर्णमुखी नदी पर आपका कल्याणी बांध बना है, आपको ध्यान रखना है। बात करें बेली गल्लू, आपका बेली गल्लू बांध, तो बात करते हैं बेली गल्लू बांध की। बेलू गल्लू बांध आपका पापरगिरी आपकी पहाड़ी पर बोसोरी नदी पर बना है। आपका राम गुंडा बांध गुंडम बांध की बात करें तो ये आपका राम गुंडम बांध आपका कहाँ पर, गोदावरी नदी पर बना है, आपको ध्यान रखना है। आपका सिंगूर बांध आपका मझीर नदी पर बना है, और आपका ये तो आपका हो गया है गोदावरी नदी पर बना है। तो कुछ आपके इम्पोर्टेंट बांध दिए गए हैं जो आपसे एनटीपीसी ग्रुप डी यानी रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके लिए दावेदार होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषा के रूप में मानी जाने वाली पहली भाषा कौन सी है? तो क्वेश्चन पूछा गया है शास्त्रीय भाषा। तो वर्तमान में कुल आपकी कितनी शास्त्रीय भाषा है? आपकी 6 भाषा है, जिनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली भाषा कौन सी है। तो पहली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो तमिल जो है आपकी पहली भाषा हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है, डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है। देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं। तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं आपकी कितनी है? 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली कौन सी हो जाएगी? आपकी तमिल हो जाती है, दूसरी आपकी संस्कृत हो जाती है, तीसरी आपकी तेलुगु हो जाती है, चौथी आपकी कन्नड़ हो जाती है, पांचवी आपकी मलयालम हो जाती है, और छठी आपकी उड़िया हो जाती है। तो तमिल भाषा को आपकी शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया था? तो तमिल भाषा को जो मेरे प्यारे साथियों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा का जो आपको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला आपका 2005 में मिला। तेलुगु भाषा को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2008 में मिला। कन्नड़ भाषा को भी आपका 2008 में मिला। मलयालम की बात करें, मलयालम भाषा को 2013 में मिला था, और उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है। तो बात करें भारत का मार्टिन लूथर, तो किसे जाना जाता है? आपका दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर की संज्ञा दी गई है, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण उपनाम जिन्हें किस किस की संज्ञा दी गई है और जो आपसे कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पहला है आपका दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती को जो जाना जाता है भारत का मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर के नाम से आपका दयानंद सरस्वती को जाना जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा को मदर के नाम से जाना जाता है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला। बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फर खान को आपका सीमांत गादी और आपका बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है 2025 आपका आरआरबी एग्जाम के लिए। बात करते हैं आपका नागार्जुन बांध। तो नागार्जुन बांध को जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका भारतीय आपका आइंस्टाइन के नाम से, भारतीय आइंस्टाइन के नाम से नागार्जुन को जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री को मेरे प्यारे साथियों मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ आपका पीस के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो चाचा जी और पंडित जी, चाचा जी और पंडित जी के नाम से जो जाना जाता है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। बात करते हैं सलीम अली की। तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे जो है एनटीपीसी 2021 ग्रुप डी आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, और मेरे प्यारे साथियों आरपीएफ एसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बात करें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों सलीम अली को जाना जाता है। देश रत्न और आपकी आज़ाद शत्रु की बात करें तो देश रत्न और मेरे प्यारे साथियों आज़ाद शत्रु के नाम से आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है।
तो ये जो है आपके महत्वपूर्ण उपनाम हैं जिनके से संबंधित आपको जानकारी पता होना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे। दयानंद सरस्वती आपका भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मदर टेरेसा को आपका मदर के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि को आपका आदि कवि के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को आपका सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन या भारतीय आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। आपका लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें आपका चाचा जी और पंडित जी हो जाएगा। सलीम अली की बात करें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपका सलीम अली को जाना जाता है। आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। तो ये जो था मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, और सभी क्वेश्चन जो थे आज के गोल्डन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे, जहाँ से आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, दोस्तों के पास वीडियो को भेजने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा आप डिटेल्स में जानकारी पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, जिसके लिए हमने सभी जो है सेलेक्टेड फैक्ट आपके टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाते हैं। बात करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी अड्डा आरके। स्टडी अड्डा आरके के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से जाकर क्या कर सकते हो, आप सभी इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, जितनी भी हमने सभी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपको जो है आपके जीके जीएस का लेवल बढ़ेगा और सीधे आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सामने हम लेकर आए हैं, तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है कुरनूल किस नदी के किनारे पर बसा है। तो एक क्वेश्चन ऐसा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन किसके किनारे पर बसा है। एक क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कुरनूल किस नदी के किनारे पर बसा है। तो बात करें कुरनूल की, तो कुरनूल जो है मेरे प्यारे साथियों आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है। कहाँ पर बसा है कुरनूल, आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है। तुंगभद्रा नदी सी विकल्प में इसमें आपको दिया गया है, विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों, आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी और उनके किनारे बसे शहरों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे पहले है आपका गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें तो हरिद्वार जो है आपका गंगा नदी के किनारे पर ही बसा है। कानपुर की बात करें आपका गंगा नदी के किनारे पर ही बसा है। बनारस भी आपका गंगा नदी के किनारे पर ही बसा है, और पटना भी आपका गंगा नदी के किनारे पर ही बसा है, तो आपको ध्यान रखना है। यमुना की बात करें तो दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे पर बसा है। आगरा जो है आपका आगरा भी यमुना नदी के किनारे पर बसा है, और मथुरा भी आपका जो है आगरा नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे पर ही बसा है। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अयोध्या आपका किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ जो बसा है मेरे प्यारे साथियों अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा है, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर बसा है, हुगली नदी के किनारे पर आपका कोलकाता बसा है, आपको ध्यान रखना है। कटक और संबलपुर की बात करें तो ये आपका महानदी के किनारे पर स्थित है, और ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है चावल अनुसंधान आपका कटक, कटक में जो आपका चावल अनुसंधान है ये आपका कौन सी नदी के किनारे पर बसा है, तो ये जो है आपका महानदी पर बसा है, आपको ध्यान रखना है। डिब्रूगढ़ आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। गुवाहाटी भी आपका कौन सी नदी के किनारे पर बसा है, आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा है। और आपका सोकोबा घाट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका सोकोबा घाट, तो सोकोबा घाट कौन सी नदी के किनारे पर है, सोकोबा घाट भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ही स्थित हो जाता है। आपकी सतलज नदी की बात करें तो आपका फिरोजपुर और लुधियाना,
फिरोजपुर और लुधियाना आपका सतलज नदी के किनारे पर बसा है, आपको ध्यान रखना है। यहीं पर उज्जैन जो बसा है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण नदियाँ दी गई थी और उनके किनारे पर बसे शहर दिए गए थे जो आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा, और आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से जल्दी जाइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि हम उससे यहाँ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके जीएस के फैक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर रोज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी के लिए दावेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार के साथ सीमा साझा करने वाला देश है। तो आपको बताइएगा कौन है। तो आपका कौन हो जाएगा? नेपाल। नेपाल जो हो जाता है आपका सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार के साथ सीमा साझा करता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं नेपाल से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाओं के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन ही तो आपका यही इंपॉर्टेंट है कि नेपाल की राजधानी। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू जो है आपकी नेपाल की राजधानी है। बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेपाल की मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया जो है आपकी नेपाल की मुद्रा है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल की मुद्रा, तो नेपाली रुपया जो है आपका नेपाल की मुद्रा हो जाती है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय गान क्या है? तो आपका सयो धुगा, सयो आपका धुंगा, आपका फूल का, सयो धुंगा फूल का जो है आपका क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय गान है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं संसद की, तो राष्ट्रीय पंचायत जो है आपकी क्या हो जाएगी? नेपाल की संसद की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत आपकी नेपाल की संसद हो जाती है। बात करें संसदीय सीट की, तो नेपाल में संसदीय सीट कितनी है? तो 275 आपकी नेपाल में संसदीय सीट है, आपको ध्यान रखना है। नेपाल ब्रिटेन संधि की बात करें तो नेपाल ब्रिटेन संधि कब हुई थी? तो आपकी 21 दिसंबर आपकी 1923 में नेपाल ब्रिटेन संधि हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। नेपाल भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो आपकी 1751 किलोमीटर आपका करेक्ट जवाब होगा। और नेपाल में स्थित आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कितनी 8848 किलोमीटर, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की आपकी नेपाल में ही पाई जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने भी हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, गोल्डन कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, यानी कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। उस टाइम पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का गठन कब किया गया था? यानी कांग्रेस में जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन में की गई थी, इसका गठन कब किया गया था? तो बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन का गठन कब किया गया था, तो चारों विकल्प इस क्वेश्चन के लिए आपको दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प आपका सही है। सोचिएगा, समझिएगा, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाता है, कौन सा विकल्प आपके लिए करेक्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों ने 1930 को चुना है बिल्कुल सही चुना है, यानी 1930 विकल्प सी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत में कुछ महत्वपूर्ण आपकी इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे बात करते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका 10 मई आपका 1857 को, 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन का अंत हो गया था आपका 1858 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत आपका हो गया था। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1861 में हुआ था। प्रार्थना समाज की संस्थापना आपके 1867 में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 में हुआ था, ध्यान रखना है। 1800 कब हुआ था? 69 में, इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 आपका हो जाता है। का आपका कूका विद्रोह बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है। कूका विद्रोह कब हुआ? कूका विद्रोह जो हुआ था आपका 1872 में आपका कूका विद्रोह हुआ था। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना जो हुई आपकी 1875 में हुई, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ आपका 1914 में, 1914 से 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था। आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन, तो महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण में आंदोलन हुआ आपका 1917 में, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आपका आंदोलन हुआ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका 1919 में हुआ था। आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ। आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में। यहीं पर बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपका 1920 से लेकर 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चला था और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला है आपका चोरा कांड, तो चोरी चोरा कांड बताइए कब हुआ? चोरी चोरा कांड आपका 1922 में, 1922 में आपका चोरी चोरा कांड हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति, बताइए साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति आपकी 1927 में हुई थी और साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो हुआ था 1928 में हुआ था। आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जोड़ता है, तो क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किससे किसको जोड़ता है बताइए। तो ये जो जोड़ता है आपका मुंबई से चेन्नई को राष्ट्रीय मार्ग संख्या 4 जोड़ता है। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली पाकिस्तान सीमा तक, दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 1 हो जाती है। बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 2 हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की बात कर लें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो है आपकी आगरा से मुंबई तक, आगरा से मुंबई तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 3 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है आपका मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई तक आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 आपकी कोलकाता से चेन्नई हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 आपकी कोलकाता से आपकी मुंबई हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 आपकी वाराणसी से कन्याकुमारी हो जाता है। और बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 8 की, तो दिल्ली से जयपुर होती हुई मुंबई, दिल्ली से जयपुर होती हुई मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 8। क्वेश्चन है आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सेलेक्टेड है। तो बात करें पेंटागोनिया की, तो मेरे प्यारे साथियों जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है वह आपका अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। देखते हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपसे पिछले एग्जामों में पूछा गया है। जैसे पहला है आपका सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल की बात करें, सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अर्मेनियन मरुस्थल की बात करें, अर्मेनियन मरुस्थल आपका जो है अरब प्रायद्वीप में है। गोबी मरुस्थल की बात कर लें, गोबी मरुस्थल चीन और आपका मंगोलिया में है। कहाँ पर है? गोबी मरुस्थल आपका चीन और मंगोलिया में हो जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड होने वाला है। अगला हो जाएगा आपका पेंटागोनिया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एनटीपीसी एग्जाम में। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एनटीपीसी में,
आरपीएफ को आपका एसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और आपसे 2022 एसएससी जीडी में वो आपका किसमें आरआरबी जी जो आपका जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेट विक्टोरिया की बात करें, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये भी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा जा चुका है, आपके लिए गोल्डन होने वाला है। थार मरुस्थल की बात करें, थार जो है आपका भारत और पाकिस्तान कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान में आपका थार मरुस्थल है। चूहा आहुआन की बात करें तो आपका मैक्सिको में है। और ग्रेट बेसिन जो है आपका उत्तरी अमेरिका में हो जाता है। तो ये भी कुछ आपके महत्वपूर्ण दिए गए हैं जहाँ से संबंधित है। चिंकारा किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? तो क्वेश्चन पूछा गया है चिंकारा आपका किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? तो बात करें चिंकारा की, तो चिंकारा जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका राजस्थान का, कहाँ का, राजस्थान राज्य का आपका राजकीय पशु हो जाएगा, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात करते हैं राजस्थान राज्य से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे बात करते हैं राजस्थान राज्य का आपका जनसंख्या घनत्व, तो राजस्थान राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वह आपका 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान राज्य का घनत्व हो जाता है। बात करते हैं राजस्थान राज्य के लिंगानुपात को लेकर, तो राजस्थान राज्य का जो लिंगानुपात है आपका 928 महिला प्रति 1000 पुरुष पर आपका जो है लिंगानुपात रहा है। बात करते हैं इसकी स्थापना, यानी राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो दिवस बनाया जाता है आपका 30 मार्च को बनाया जाता है। बात करते हैं राजस्थान की राजभाषा क्या है? तो आपकी हिंदी राजस्थान की राजभाषा हो जाती है। राजकीय पक्षी की बात करें तो आपका गोंडाबण आपका राजकीय पक्षी हो जाएगा और राजकीय फूल आपका रोहिड़ा आपका राजकीय फूल हो जाता है। विधानसभा की बात करें तो आपकी 200 सीटें हैं और लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो लोकसभा के आपके 25 सदस्य हैं। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं राज्य में आपके सदस्यों की संख्या, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या आपकी 10 होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन बचा है आपका, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य की आपकी राजधानी क्या है? तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो आपके गोल्डन क्वेश्चनों के साथ होगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ होने वाली है। तो अगर आप भी इससे पहले आपने हमारी वीडियो पर सबसे पहले विजिट किया है तो एक बार मेरे प्यारे साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस काम को करने में कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन है बिरला औद्योगिक और आपकी तकनीकी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिरला औद्योगिक और आपका तकनीकी संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो बात करें कहाँ पर स्थित है, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल, कहाँ पर स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालयों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका इंदिरा गांधी आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो बात करें हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हो जाएगा और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाता है, मोस्ट आपके लिए हो जाता है। अगला है आपका केलिको आपका कपड़ा संग्रहालय। तो केलिको कपड़ा संग्रहालय की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में आपका केलिको कपड़ा संग्रहालय है, आपको पता होना चाहिए, ये भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की, तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली हो जाएगा। वायुसेना संग्रहालय आपका नई दिल्ली हो जाता है। दोनों ही आपसे जो है आरपीएफ आपके जो है 2021 में एनटीपीसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। बात करते हैं दांडी कुटीर संग्रहालय। तो दांडी कुटीर संग्रहालय जो है वह आपका गांधीनगर गुजरात में आपका आपका क्या हो जाएगा, गांधीनगर में हो जाता है। नेपियर आपका संग्रहालय की बात करें तिरुवनंतपुरम केरल में हो जाता है। आपका नेवल एविएशन संग्रहालय की बात करें वास्को डी गामा आपका गोवा में हो जाएगा। पार्टीशन बात करें तो इसकी अमृतसर आपका पंजाब में हो जाता है। डॉक्टर भीमराव राष्ट्रीय स्मारक या संग्रहालय आपका कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में हो जाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण संग्रहालय थे जहाँ से क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि हम उस पर आपके जो है इंपॉर्टेंट जीके जीएस से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका पायरोलुसाइट।
पायरोलुसाइट किस धातु का रासायनिक नाम होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पायरोलुसाइट आपका किस आपका धातु का रासायनिक नाम होता है। तो ये पायरोलुसाइट जो था धातु का रासायनिक नाम नहीं होगा, यहाँ पर होगा किस धातु का अयस्क होता है। तो यहाँ पर आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर अयस्क क्या होता है, अयस्क आपका अयस्क होगा यहाँ पर, हाँ अयस्क के आपका पायरोलुसाइट आपका किस धातु का अयस्क होता है। तो ये जो होता है मेरे प्यारे साथियों आपका मरकरी यानी Hg का आपका अयस्क होता है, आपको ध्यान रखना है सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण धातु और उनसे संबंधित अयस्कों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आयरन यानी लोहा जिसे हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, इसके कौन कौन से अयस्क होते हैं। तो एक तो आपका हेमाटाइट होता है, एक आपका सीडेराइट होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आयरन पायराइट होता है और आपका कॉपर पायराइट भी आपका आयरन का ही अयस्क होता है, आपको ध्यान रखना है। मरकरी की बात करें तो Hg इसका प्रतीक होता है और पायरोलुसाइट यानी NO3 NO आपका MnO3 जो होता है आपका मरकरी के आपका ऑक्साइड का सूत्र होता है। यूरेनियम के ऑक्साइड की बात करें तो यूरेनियम का जो मेरे प्यारे साथियों आपका अयस्क होता है आपका कार्बोनेटाइड आपका कार्बेटाइट जो होता है आपका किसका, यूरेनियम का अयस्क होता है, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर बात करें गोल्ड यानी सोना की जिसे AU द्वारा प्रदर्शित किया जाता है आपका केल्वेराइट जो होता है आपका किसका, आपको पता होना चाहिए, सोने का आपका अयस्क होता है। थोरियम की बात करें तो थोरियम का अयस्क जो होता है आपका मेनाजाइड होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपको NTPC 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था, RPF SI 2019 में क्वेश्चन भी देखने को मिला था और यही क्वेश्चन आपका 2022 ग्रुप डी में आपको देखने को मिले था। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थोरियम का अयस्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिल्वर की बात करें यानी Ag आपका मिलेराइट इसका अयस्क होता है। टीन आपका केसेराइट आपका हो जाएगा। मैग्नीशियम की हम बात करें तो मैग्नेसाइट हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाता है, तो ये भी आपके लिए दावेदार हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला है आपका मेगास्थनीज किसके राज्यकाल के दौरान भारत में आया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज आपका किसके राज्यकाल के दौरान में जो है भारत में आया था। तो ये जो आया था मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेगास्थनीज जो है किसके आपके राज्यकाल के दौरान में भारत आया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में भारत में आया था, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प आपके लिए करेक्ट जवाब होगा और ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखते हैं मेगास्थनीज जो था मेरे प्यारे साथियों आपका कब आया था, 304 से आपका 299 ईसा पूर्व तक आपका भारत में रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में आया था। एक जो आए थे डेक सौन्ने, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डेन आपके सौन्ने, तो ये आपके 630 से 645 ईस्वी तक आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में के दौरान आए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाहियान, तो फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आए थे। तो फाहियान जो आपके एक यात्री थे, ये जो आए थे आपके मेरे प्यारे साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आपके फाहियान आए थे। इबन बतूता की बात करूं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ये आपका 1333 ईस्वी में से आपके 1347 ईस्वी तक रहे थे और ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक किसके शासनकाल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आपका मार्को पोलो, तो मार्को पोलो जो आए थे आपके, ये आपका पांड्यन के साम्राज्य में आए थे। पीटर मुंडरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पीटर मुंडरी ये आपके जो आए थे शाहजहां के शासनकाल में आए थे। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पीटर आपका मुंडरी किसके शासनकाल में आए थे। तो पीटर मुंडरी आपके शाहजहां के शासनकाल में आए थे, आपको पता होना चाहिए। ये भी आपके लिए दावेदार हो जाता है और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है आपका 1024 गीगाबाइट में बराबर होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है 124 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो 124 जो गीगाबाइट होता है वह आपका 1 टेराबाइट के कितने के बराबर होता है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है। यानी इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर में आपका एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाता है। जैसे बात करें 1024 बाइट, तो 1024 बाइट जो होते हैं 1 किलोबाइट यानी 1 KB बराबर, 1 KB बराबर जो होते हैं आपके कितने होते हैं, 1024 बाइट होते हैं।
बात कर लेते हैं 1024 किलोबाइट यानी 1024 किलो आपका केबी बराबर कितने होते हैं, तो 1 MB यानी 1 मेगाबाइट होते हैं। और 1000 आपके MB बराबर कितना होता है, तो 1 गीगाबाइट यानी 1 GB होता है। और 1000 GB में कितने होता है, तो एक आपका क्या होता है, आपका 1 TB होता है। और एक आपका 1024 TB में आपका 1 PB होता है। और 1000 PB में आपका 1 EB होता है। 1024 में आपका EB में एक ZB होता है। 1024 ZB में आपका एक YB होता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1024 आपका किलोबाइट में कितने होते हैं, तो 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट होता है। एक पेंटाबाइट में आपका 1 हेक्सा यानी EB बाइट होता है। एक एक्साबाइट में आपका TB बाइट हो जाता है। और आपका जीटाबाइट में आपका 1 योटाबाइट होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कई बार आपसे यहाँ से देखने को मिल जाता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट दावेदार क्वेश्चन भी हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है विधानसभा का उपाध्यक्ष, तो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को संबोधित करता है। आपको पता होना चाहिए अपना, ये भी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके पद और किसको आपके त्यागपत्र देते हैं। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र आपका उपराष्ट्रपति को देता है। आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश आपके किसे त्यागपत्र देते हैं, आपके राष्ट्रपति को देते हैं। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो ये भी आपका राष्ट्रपति को राज्यपाल अपने त्यागपत्र संबोधित करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आपके त्यागपत्र संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष आपका लोकसभा के अध्यक्ष को आपका त्यागपत्र देता है। आप बात करें राज्यसभा के उपसभापति आपका सभापति को त्यागपत्र देता है। और संसद के सदस्य आपका राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं या त्यागपत्र संबोधित करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी टॉपिक आपके लिए गोल्डन था, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है और एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन जाती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपसे भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खट्टे फलों में, तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो टाइट्रिक आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरके में कौन सा आपका एसिड पाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है सिरके में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिरके में आपको ध्यान रखना है सिरके में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। बात करें सेब में, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में आपका मौलिक अम्ल या मौलिक एसिड आपका सेब में पाया जाता है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में आपका टार्ट्रिक पाया जाता है और इमली में भी आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों की बात करें तो खट्टे फलों में आपका कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक। खट्टे फलों में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब था। अगला है आपका दूध। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में आपका लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक एसिड बोल सकते हैं या लैक्टिक अम्ल बोल सकते हैं, दूध में पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 एग्जाम में पूछा गया था, दूध में कौन सा आपका लैक्टिक आपका अम्ल पाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला है आपका दही की बात करें तो दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। घास की बात करें तो घास में घास हो गई आपके, पालक हो गया, तो कौन सा आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, कौन सा। अगर आपसे घास हो जाए आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, पालक हो जाए तो उसमें भी आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है।
सोडा वाटर की बात करें तो सोडा वाटर में आपका कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी कुछ आपके एसिड हैं, इनसे यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपको परीक्षा में मिलता है। जैसे सिरका आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना है। सेब में आपका मौलिक पाया जाता है, इमली भी आपके टार्ट्रिक हो जाएगा, अंगूर में आपका टार्ट्रिक हो जाता है, खट्टा आपका फलों में साइट्रिक हो जाएगा, दूध में आपका लैट्रिक हो जाता है, दही में आपका लैट्रिक अम्ल हो जाता है, घास में आपका बेंजोइक अम्ल हो जाता है, सोडा वाटर में आपका कार्बनिक अम्ल हो जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत में लॉर्ड मेयो के आपके कार्यकाल में हुई, यानी भारत में आपकी जनगणना की शुरुआत, तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है भारत में जनगणना की शुरुआत। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि भारत में आपकी जनगणना की शुरुआत। तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वह आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। तो बात करें नियमित रूप से जनगणना, तो नियमित रूप से जो जनगणना चालू की गई थी आपकी 1881 में, 1881 में आपकी नियमित रूप से जनगणना चालू की गई थी। बात करें विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है, तो स्वीडन को जाता है। 1749 में आपकी विश्व में सबसे पहले जो जनगणना की गई थी आपकी स्वीडन में की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आने वाली शिफ्ट में पूछे जाने के चांसेस हैं। क्वेश्चन है आपकी विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय, तो विश्व में सर्वप्रथम आपकी जनगणना कराने का श्रेय जो जाता है मेरे प्यारे साथियों, स्वीडन को आपका जाता है। स्वतंत्रता के बाद यह आपकी 7वीं जनगणना थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2011 की जो जनगणना भारत में हुई थी स्वतंत्रता के बाद, कौन से नंबर की जनगणना थी, तो आपकी 7वें नंबर की जनगणना थी, आपको पता होना चाहिए। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या आपकी 1,21 करोड़ लगभग है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 है। तो इम्पोर्टेंट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो 17.5% आपकी है। बात करें सबसे ज़्यादा आपकी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश आपका हो जाता है। अगला है आपका 2011 की आपकी AST की जनगणना आपकी कितनी थी, तो 10,000 करोड़ थी, आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा AST वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त में बनाया तथा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी लागू की गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त, तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था, तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन आपका 1948 में किया गया था। 1948 आपका ए विकल्प में दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। परमाणु ऊर्जा आयोग आपका 1948 में बनाया गया तथा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी आपकी लागू की गई। तो बात करते हैं भारत के कुछ आपके परमाणु केंद्रों के बारे में, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपके लिए एक क्वेश्चन जो है रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेलवे में एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। जैसे वर्तमान में आपके संचालित परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र की बात करते हैं, जैसे नरोरा, तो नरोरा कहाँ पर है, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश का है। नरोरा परमाणु षड्यंत्र कहाँ का है, नरोरा परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र आपका जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का है। रावत भाटा की बात करें, रावत भाटा कहाँ पर है, तो रावत भाटा आपका जो परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र है आपका राजस्थान में है। यहीं पर तारापुर की बात करें तो तारापुर कहाँ पर है, तारापुर जो आपका परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र है आपका महाराष्ट्र में है। कलपक्कम की बात करें, कलपक्कम आपका कहाँ पर है, तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में हो जाता है। कलपक्कम कहाँ पर है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में हो जाता है। आपका कुंडलकुलम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आपका तमिलनाडु में है। कारापारा कहाँ पर है, कारापारा आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, कारापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका गुजरात में हो जाता है। केगा की बात करें तो केगा आपका कर्नाटक में है। तो ये सभी जो हैं आपके जो होने वाले हैं रेलवे एग्जाम के साथ साथ आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दावेदार क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आप PDF पाना चाहते हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कायदे आजम। तो कायदे आजम की जो उपाधि दी गई थी मेरे प्यारे साथियों, आपकी किसे दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों को प्राप्त करता और दाताओं के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे बात करें, उपाधि का नाम है आपका नेताजी। तो नेताजी की उपाधि जो दी गई थी आपकी सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी और किसने दी थी? तो आपका एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की आपकी उपाधि दी गई थी। अगली उपाधि है आपकी महात्मा। तो महात्मा की जो उपाधि दी गई है मेरे प्यारे साथियों, आपका महात्मा गांधी को। महात्मा की उपाधि किसे दी गई है? महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई है। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। अगला है आपका पिता। तो राष्ट्रपिता की बात करें तो राष्ट्रपिता की उपाधि आपकी महात्मा गांधी को दी गई है। और किसके द्वारा दी गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। अगर आप बात करें, अगली उपाधि है आपकी सरदार। सरदार की बात करें तो सरदार जो उपाधि दी गई है आपकी वल्लभ भाई पटेल को आपकी सरदार की उपाधि दी गई है। और बारदोली महिलाओं को, यानी किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने आपकी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगली उपाधि है आपकी गुरुदेव। बात करें गुरुदेव, तो गुरुदेव की जो उपाधि दी गई है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर को आपकी गुरुदेव की उपाधि दी गई है। और किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने गुरुदेव को रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि दी थी। देसानायक की बात करें तो देसानायक उपाधि, तो देसानायक की जो उपाधि दी गई है आपकी सुभाष चंद्र बोस को देसानायक की उपाधि दी गई है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने आपकी दी थी, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका विवेकानंद। तो विवेकानंद की जो उपाधि दी गई है स्वामी विवेकानंद को दी गई है। और महारानी आपकी महाराजा खेतड़ी द्वारा आपकी दी गई थी। राजा की उपाधि आपकी राजा राम मोहन राय को दी गई है। और अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को आपकी जो दी गई थी राजा की उपाधि दी गई थी। तो ये भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला था। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी